Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel CND Classes. Friends, स्क्रीन पे देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी हिंदी होती है भूमंडलीय तापन। फ्रेंड्स, हमको इस भूमंडलीय तापन के अंतर्गत अध्ययन करना है कि भूमंडलीय तापन क्या होता है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहा है और यही प्रक्रिया चलती रही तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ध्रुवों पर जमीन बर्फ पिघलने लगेगी और उससे निकलकर पानी समुद्र में आने लगेगा और इस तरीके से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। सबसे इससे समुद्री तटीय नगर पानी डूब जाएंगे, जो नगर होंगे वो डूब जाएंगे, ध्रुवों पर पानी पिघलने लगेगी और तमाम तरह से समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और इससे नाना प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होगी। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिससे भूमंडलीय तापन कम हो। तो इसी को संदर्भ में रख करके हम अध्ययन करेंगे, जो नेक्स्ट पेज पे लेकर के हम आ रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं भूमंडलीय तापन। जो भूमंडलीय तापन होती है वह जो हमारा CO2 होता है और अन्य जो गैसें होती हैं जैसे CFC होती है, तमाम सारी गैसें जो क्या कहती हैं, एक जब वायुमंडल में जाती हैं तो एक लेयर बनाती हैं जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं तो सीधे ये जो लेयर होता है, जो तमाम प्रकार की जो गैस होते हैं उनको क्या कहता है, एक लेयर बना लेता है और वह लेयर इसको क्रॉस करके जब पृथ्वी पर पुनः जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो जो होता है, ये जो लेयर होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। इस तरीके से जो लेयर होता है पूरे पृथ्वी के ऊपर से जो एक वो कह सकते हैं एक परत होता है, तापमान उसके अंतर्गत ही रहता है और वह पूरे तापमान को जब पूरे उस लेयर को गर्म करता है तो फलस्वरूप पता चलता है कि मतलब जो गर्मी जो होती है ध्रुवों पर अर्थात जो बर्फ होती है वहाँ पे भी पिघलती है और इस तरीके से कहते हैं वह लेयर पूरे पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है और यही भूमंडलीय तापन होता है। कह रहा है एक आंकड़ा है फ्रेंड्स, देख रहे होंगे, कह रहा है वर्ष 1850 में वायुमंडल में उपरोक्त गैस के सांद्रण यों वर्ष 2030 में संभावित सांद्रण के कारण वायुमंडलीय औसत तापमान में वृद्धि के अनुसार संभावना है। कह रहा है जो 1850 से और 2030 के बीच में जो आंकड़ा दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे गैस है ये सारी, इनमें मतलब अत्यधिकता होने के कारण जो नाना प्रकार की जो गैसें यहाँ पे मिली हुई हैं, इससे जो कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली ये गैस हैं, ये जहाँ पे होती हैं ये पूरे एक लेयर बनाती हैं और लेयर क्या होती है, अल्ट्रावायलेट किरण को क्रॉस नहीं कर पाती, जिसके कारण ये क्या होता है उसको गर्म करती हैं और वही लेयर जो होता है भूमंडल के तापन में क्या होता है, वृद्धि होता है। कह रहा है 1850 के आंकड़े, कह रहा है जो हमारा कार्बन है, देख रहे होंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, जो CO2 है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये 2030 तक बढ़ने की उम्मीद कितनी है। कह रहा है 71% की वृद्धि होने वाली है। जो CH4 जिसे मेथेन कहते हैं इसमें 13% की वृद्धि होने वाली है। जो N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड है 2030 में इसकी बढ़ की संख्या 5.5% हो जाएगा। जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी संख्या और SFC जो है इसकी संख्या में क्या होनी है, वृद्धि। तो 2030 तक इसकी संख्या में क्या है, जो 1800 में जो रहा उससे 2030 तक आते आते इतनी संख्या में क्या होगी, इसकी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से कहते हैं अगर यह प्रभाव अगर जारी रहा तो निश्चित रूप में बहुत ही समस्या खड़ी होगी भूमंडलीय तापन के रूप में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो लर्नर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो भूमंडलीय तापन है, भूमंडलीय तापन होने के कारण तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके अलग अलग अनेक प्रभाव होंगे, जिसको हम इस पृथ्वी के सतह पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं, उसका प्रभाव क्या है भूमंडलीय तापन का। पहला फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। जो भूमंडलीय तापन का सबसे बड़ा प्रभाव है ये है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, जो बर्फ इस पर पाए जाते हैं उनमें उनका पिघलना स्वाभाविक हो जाएगा। रीजन्स बता रहा है, कारण समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के रूप में लगभग 7 मिलियन घन मीटर पानी है। यदि बर्फ को पिघला दिया जाए 7 मिलियन घन मीटर पानी बनेगा। यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का तल 7 से 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो बर्फ पिघलने की बात कर रहा है, ये नहीं कि हिमालय पर्वत की बात नहीं कर रहा है, ध्रुवों पे जो बर्फ है ये वो पूरे 7 मिलियन
7 मिलियन घन मीटर पानी है जो बर्फ के रूप में यदि ये पिघल जाए तो जो हमारा समुद्र तल है उसकी जो ऊंचाई में जो वृद्धि होगा 7 से 8 मीटर तक की ऊंचाई होगी, जिसका सीधे सीधे प्रभाव अगर हम देखेंगे जो समुद्र तटीय जो मैदान है समूचे वो जलमग्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे जो द्वीप समूह देश हैं, जैसे जो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो देश हैं, जो अलग अलग उसका अपना कह सकते हैं क्राइटेरिया कन्फर्म होता है। जैसे कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो समुद्र तटीय जो देश हैं वो जल्दी ही जलमग्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जो हमारा कह रहा है यहाँ पे तापमान में वृद्धि। तो पहला जो दूसरा हमारा प्रभाव है यहाँ पे देख रहे हैं भूमंडलीय तापन का, ताप में वृद्धि। जो ताप में वृद्धि की बात कह रहा है फ्रेंड्स, CO2 की सांद्र इस समय लगभग 340 ppm है और सन 2030 में लगभग 640 ppm हो जाएगा। तो वर्तमान समय कितना है 340 और 2030 तक की जो आंकड़ा किया जा रहा है 640 की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो तापमान में वृद्धि है वो और आज में होने वाला जो वृद्धि है 340 है और 2030 तक ये कहा जा रहा है कि यह जो तापमान में वृद्धि हो जाएगा 640 ppm तक हो जाएगा। तो ये समस्या हमारे लिए खड़ी होने वाली है कि लगभग 2 गुना ताप में वृद्धि होने वाली है, जिसके कारण यदि अगर ऐसा हुआ तो भूमंडल का तापमान में 1 से 1.5 लेके 4.5 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे क्या होगी, इसका तापमान बढ़ने वाला है। ताप में वृद्धि इस कदर होगी कि समस्याएं हम और आने वाले जो पीढ़ी है इसको भुगतना पड़ेगा। जो दूसरा हमारा आंकड़ा यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला जो आंकड़ा है समुद्र तल का स्तर बढ़ना। समुद्र तल का स्तर बढ़ना, जैसे अगर पहले ही में अगर देखे होंगे फ्रेंड तो उसमें 7 से 8 मीटर पानी की वृद्धि होगी यदि ध्रुवों की बर्फ पिघल करके अगर समुद्र में आ जाए तो। कह रहा समुद्र तल का बढ़ना, इसमें देखते हैं फ्रेंड्स लिखा है भूमंडल के औसत तापमान में 1.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होने से समुद्र का लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर के 165 सेंटीमीटर तक का बढ़ जाने की संभावना है। ये इतनी इसमें वृद्धि होगी 25 सेंटीमीटर है और 165 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना हो जाएगी यदि तापमान 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब। कह रहा है इसमें फ्रेंड्स जरा समझने का प्रयास करेंगे। पहला समुद्री जल का ऊष्मीय प्रसार एवं दूसरी ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। अलग उपरोक्त कारणों में से समुद्र का जल तल बढ़ जाए तो खाड़ी के किनारे क्षेत्र में जैसे बांग्लादेश, अमेरिका, बोस्टन, कोलकाता शहर आदि के निचले शहर पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। यदि तापमान में 1.5 से लेकर के 5.5 तक की वृद्धि होती है, जो यहाँ पे आंकड़े कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर की जो वृद्धि होने वाली है, तो आने वाले जो देश है देश के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। खतरा में सबसे पहले डूबने वाला देश कौन होगा? बांग्लादेश है, अमेरिका, बोस्टन शहर है, कोलकाता है, आदि शहर ऐसे हैं जो जिनकी डूबने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जो चौथा प्रभाव कह रहा है भूमंडलीय तापन का जो चौथा प्रभाव पड़ेगा वो कुछ ये प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है प्रत्येक पादप एवं जंतु एवं विशेष प्रकार के तापक्रम की जीवित रहते हैं। जितने भी जीव हैं प्रत्येक के लिए अलग अलग तापमान की कह सकते हैं क्राइटेरिया जिसको सह करके वे जीते हैं। ताप वृद्धि होने पर बहुत सी प्रजातियां ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं। जैसे जब ताप वृद्धि होगा तो जिस लेवल का तापमान वो सहन कर सकते हैं उसके वो तरफ वो अग्रसर होगी, और जब यही स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तमाम सारे जो जीव जंतु होंगे विनष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो बहुतायत जो पेड़ काट लिए जा रहे हैं तो इसके पीछे वनस्पतियाँ भी हमारी गायब हो जा रही हैं और जीव जंतु भी गायब हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं मौसम में परिवर्तन, जो पांचवा हमारा कह रहा है जो मौसम में परिवर्तन होने वाला है। फ्रेंड्स देख रहे होंगे अगर बुजुर्गों से बात करें और इस समय के तापमान के दोनों को कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि मौसम में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मौसम में परिवर्तन होने वाला है फ्रेंड्स उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। लिख रहा है भूमंडल के औसत तापमान में 3 सेल्सियस की वृद्धि से उच्च अक्षांश पर औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स इतना बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होती है। अगर हमारा भूमंडलीय तापमान पे प्रभाव पड़ता है अगर मौसम पे तो निश्चित रूप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सर्दी की ऋतु छोटी एवं आर्द्र हो जाएगी तथा गर्मी की ऋतु लंबी हो जाएगी
ताप वृद्धि में वाष्पन अधिक होगा यूं 7% से लेकर 11% तक वर्षा अधिक होने लगेगी। इसमें बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसे हम चाह करके भी इसे ख़त्म करने वालों में से नहीं, और हम चाह करके भी इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक विशेष प्रकार से जो तापमान में वृद्धि होगी वो मौसम को परिवर्तित करेगा, और 7% से लेकर 11% के मतलब कह सकते हैं बारिश में संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और दिन रात के क्रम में भी और गर्मी और शुष्क पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो अन्न उत्पादन से तात्पर्य हम फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो भोजन हम प्राप्त करते हैं, फूड प्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भूमंडलीय तापमान वृद्धि बीमारियों से अधिक बढ़ जाने से घास के अधिक उगने व पौधों की श्वसन क्रिया तेज हो जाने के कारण फसलों की पैदावार घटा देती है। जब ये प्रक्रिया अधिक पैमाने पे होती है तो निश्चित रूप में वहाँ पे जो होता है फसल की पैदावार कम हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में चावल का उत्पादन प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने से 5% की मतलब फसल उत्पादन में कमी आई है। तो ये से हम देख सकते हैं जब ऐसे अगर होने लगेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो हमारे आने वाले जनरेशन पे ही इसको झेलना पड़ेगा, जो आने वाले लोगों के लिए बहुत ही समस्या का कह सकते हैं सामना करना। हाय फ्रेंड्स, तो देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो भूमंडलीय तापन का प्रभाव हमने पढ़ा। अब इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे भूमंडलीय तापन से बचाव के उपाय, अर्थात जो हमारे लिए बहुत बृहद विकराल जो समस्या के रूप में खड़ा है भूमंडलीय तापन, तो उससे हम कैसे बचें, उसके क्या उपाय हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलग अलग नंबर्स है जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है इसमें फ्रेंड्स कि जो भूमंडलीय तापन से बच सकें तो इस किसी रीजन से हम बच सकते हैं। यदि हम अत्यधिक बड़े पैमाने पर वृक्ष को लगाएं तो हम इसको रोक सकते हैं। रोक करके हम फ्रेंड्स वायुमंडल में उपस्थित CO2 का प्रकाश संश्लेषण करा के CO2 का सांद्रण कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो वृक्ष लगाने के पीछे जो सीधे मंशा हमारी है ये है कि जो हमारा CO2 का मात्रा बढ़ा हुआ उस CO2 की मात्रा को हम कम करें। तो निश्चित रूप में जो पौधे होते हैं अपने भोजन के रूप में CO2 को ही ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो सिर्फ पौधे लगाएं, अत्यधिक पैमाने पे लगाएं तो हम CO2 की संख्या कम कर सकते हैं, मात्रा कम कर सकते हैं, जिससे हमारा पता चलेगा भूमंडलीय तापन तो कुछ हद तक क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगली जो बात कह रहा है भूगर्भीय ईंधन का प्रयोग कम करके तथा ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का विकास करके ग्रीन हाउस को उत्सर्जित करने से हम रोक सकते हैं। कह रहा है जो भूगर्भीय हमारा ईंधन है, जैसे भूगर्भीय ईंधन से तात्पर्य अगर हम देखते हैं जैसे मान लीजिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर कह सकते हैं कोयला हो गया, ये जितने भी हमारे भूगर्भीय ईंधन है जितना ही हम अत्यधिक पैमाने प्रयोग करते हैं इससे अत्यधिक CO2 ही निकलता है। तो हम इसके विकल्प के रूप में हम ढूंढ सकते हैं, मिल चुका है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में हम जब भी प्रयोग करें ऊर्जा के रूप में तो हम सौर ऊर्जा का यूज करें, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, और इस तरीके से करके हम चाहें तो ग्रीन हाउस की मात्रा को हम कम कर सकते हैं, जिसके कारण हम चाहें तो भूतापन को, पृथ्वी के भूमंडलीय तापन से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो तीसरा हमारा बचाव का जो मैं कारण यहाँ पे लेकर के आया हूँ वो ये है, कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFC कहते हैं। तो CFC के स्थापनन का विकास करके भूमंडलीय तापन को कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसे CFC गैस का मात्रा कम कर सकें तो CFC निकलता कहाँ से। फ्रेंड्स आपके घर में फ्रिज होगा, AC होगा, और देख रहे होंगे तमाम सारे ऐसे जो संसाधन हैं जो हमारे जीवन को बहुत सुगम और सरल बना रहे हैं। इनसे जो निकलने वाली गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। जैसे फ्रिज यूज़ करते हैं जितना इसमें शीत तापन होता है उसमें जो गैस का प्रयोग किया जाए उससे निकलने वाला गैस जो होता है सीधे वो क्या करता है हमारी ओजोन परत को क्या करता है, छरट करता है। तो कहीं कहीं जो CFC हमारा जो गैस है फ्रेंड्स ये हमारा CO2 से भी अधिक खतरनाक है। तो हम भूमंडलीय तापन से बचाव के उपाय के रूप में हम यही देखेंगे, इन संसाधन का जितना ही हम प्रयोग कम करें उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं कि भूमंडलीय तापन से बचाव के ये उपाय हैं और इस प्रक्रिया को करके हम चाहें तो भूमंडलीय तापन को हम रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।